देखो बेस थ्योरम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास के लिए। एग्जाम में मान के चलो क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम में आता है, यानी कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स का आ रहा है प्रोबेबिलिटी का, तो 4 का आएगा, 6 का आएगा। वैसे अभी तो 4-6 नंबर के रहे नहीं है, तो ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात ये है, ये बेस थ्योरम के क्वेश्चन पे ना अभी जो नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं जिसमें हमें एक केस स्टडी देंगे, तो केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बेस थ्योरम से बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये जो डेफिनेशन लिखी है बाद में समझाऊंगा, ये ऐसे समझ में नहीं आती है। देखो अगर E1 E2 E3 बी थ्री इवेंट्स सच दैट दे आर म्यूचुअली exclusive and mutually exhaustive। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तुम्हें पता है, E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, 5 होगा। E2 इंटरसेक्शन E3 क्या होगा, 5 होगा। E1 इंटरसेक्शन E3 कितना होगा, 5 होगा। और E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 ये भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव से मतलब है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 क्या बनेगा, सैम्पल स्पेस। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो E1 E2 E3 है ये क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट पार्टीशन है किसके, S के। यानी कि जो S सैंपल स्पेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, E1 में, E2 में और E3 में। और तीनों में ना कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इन तीनों का यूनियन करोगे तो सैंपल स्पेस बनेगा और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर ऐसा है एंड ए इवेंट इज ऑलरेडी हैपेंड, ए इवेंट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E1 व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखो E1 E2 E3 ये तीनों क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। ठीक है, और इनका यूनियन करने पे सैंपल स्पेस आ रहा है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ए इवेंट जो होगा वो हो सकता है E1 E2 E3 में कुछ मिला के बन रहा हो, तो इससे ना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तो जाएगा नहीं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेस थ्योरम, और वो लगेगा क्या हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है PE1 इंटू पी ए ऑब्लिक E1 अपॉन PE1 इंटू पी ए ऑब्लिक E1 प्लस PE2 इंटू पी ए ऑब्लिक E2 प्लस PE3 पी ए ऑब्लिक E3। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना। देखो अगर PE1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1। ऐसे PE2 क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E2, PE3 क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3। ये जो लिखा हुआ है PA ऑब्लिक E1, इसका मतलब है ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इसे हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसे हिंदी में बोल पाए तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। यानी कि E1 हो चुका है तब ए के होने की प्रोबेबिलिटी, हर बार ये पढ़ के देखना और देखो तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी एकदम क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है बेस थ्योरम हमारे पास। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में क्या कहा है, इफ E1 E2 En are n non-empty events which constitutes a partition of sample space S, that is E1 E2 En are pairwise disjoint। मैंने बताया ना E1 E2 En क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। ठीक है, एंड इनका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस में, यानी कि ये क्या हो जाए, एग्जॉस्टिव भी हो जाए। एंड ए कोई इवेंट है जो हो चुका है, क्योंकि नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है ना, अगर नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी इसका मतलब वो हो चुका है। ठीक है, तो EI अपॉन ए उसका फॉर्मूला ये बनता है। अब इन्होंने तो n इवेंट लिए थे, n में समझाना मुश्किल है, तो मैंने इसलिए क्या 3 इवेंट लेके क्वेश्चन ये जो बेसिक फॉर्मूला था वो समझा दिया। ठीक है,
अब जब इसके क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं।